नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त की। पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही टीएमसी में विधानसभा चुनाव से पहले ही बगावत का बम फट पड़ा है। ममता से नाराज चल रहे नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एक दिन पहले ही कोलकाता से विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के 3 बागी विधायकों समेत 5 नेता गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं में ममता सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक राजीव बनर्जी, प्रबीर घोषाल और वैशाली डालमिया शामिल हैं, जबकि हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती और पार्थसारथी भी बीजेपी में शामिल हो गए और एक बड़ा झटका एक बार फिर टीएमसी को लगा है। लेकिन आज का दिन भी बेहद अहम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली। अमित सिंह हमारे सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं और नीरज कुमार दिल्ली से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, आज जो एक बड़ी रैली हो रही है, यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद जुड़ेंगे, वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री, जबकि स्मृति ईरानी भी यहां पर अब ममता बनर्जी के खिलाफ शंखनाद करती नजर आएंगी। किस तरह का माहौल और क्यों आज के दिन को अहम माना जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बताऊंगा। पहले अमित शाह खुद यहाँ पर इस रैली में वो वर्चुअली नहीं, खुद यहाँ पर रहने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद उन्होंने अपना पश्चिम बंगाल दौरा रद्द किया और उसके बाद आज वो वर्चुअली जुड़ेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:10 में स्मृति ईरानी लैंड करेंगी कोलकाता एयरपोर्ट पर। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा देता हूँ। प्रशांत, देखिए मंच पूरी तरीके से तैयार है प्रशांत यहाँ पर, और इसी मंच पर स्मृति ईरानी और तो तमाम जो दूसरे नेता होंगे, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और जो स्टेट बीजेपी के जितने भी नेता होंगे, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो बागी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। मैं और आपको एक बार इस ग्राउंड का नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, इस ग्राउंड में अब 12 बजे यहाँ पर स्मृति ईरानी के पहुँचने का समय है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, और जिस तरीके से इस ग्राउंड को सजाया गया है, गेरुआमय किया गया है इस ग्राउंड को, ठीक इसी तरीके से इसके बाहर जो ये हावड़ा का पूरा इलाका है, शिवपुर का, इस इलाके को भी इसी तरीके से गेरुआमय किया गया है। और अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री इस रैली में खुद रहने वाले थे, क्योंकि उनका 2 दिनों का पश्चिम बंगाल दौरा था। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के इजरायली एम्बेसी के सामने ब्लास्ट हुआ, थोड़ी दूरी पर ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपना पश्चिम बंगाल दौरा रद्द किया, और उसके बाद यहाँ पर स्मृति ईरानी अब उनके जगह पर पहुंच रही है, लेकिन वर्चुअली जो इस रैली को ज्वाइन करेंगे अमित शाह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लगातार जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ। मैडम, इस कार्यक्रम में आई हैं आप शरीक होने के लिए आज की रैली में? हाँ। किस तरीके से देखती हैं आप? ये रैली तो ऐतिहासिक रैली है। आप जानती है, बंगाल में जो ममता सरकार की राज चल रही है, उसके अंत होने वाली है आज। 12 बजे से रैली शुरू हो गई, आप अभी से पहुंच गई हैं? हाँ, अभी से पहुंच गए कि हम चाहती है कि एक पल भी हम मिस ना करें। सुबह से इसलिए हम बहुत दूर से आ रहे हैं, तो हम जल्दी आज गए कि जल्दी हम पहुंच सके और पूरा कार्यक्रम। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है यहाँ पर प्रशांत, और कोई एक पल भी मिस नहीं करना चाहता है। तो इसलिए जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, देखिए लोगों का आना, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। 12 बजे यहाँ पर स्मृति ईरानी के पहुंचने का समय है, और 10:10 पर स्मृति ईरानी लैंड करेंगी कोलकाता एयरपोर्ट पर। वर्चुअली भी अमित शाह इस रैली को संबोधित करेंगे। जी, भले ही 12 बजे रैली शुरू होगी, लेकिन अभी से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह। और स्मृति ईरानी आज इस मंच पर होंगी। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हालांकि रद्द हो गया था, लेकिन वर्चुअली वो इसे संबोधित करेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी का रहना भी एक संकेत देने की कोशिश है कि अगर कांग्रेस के भविष्य माने जाने वाले राहुल गांधी को वो चुनाव हरा सकती हैं, तो बंगाल में आकर कुछ ना कुछ करिश्मा उनकी मौजूदगी से जरूर होगा, उसका असर पड़ेगा। लेकिन आज होने वाली इस रैली से पहले ही बीजेपी ने टीएमसी को बड़ा झटका दिया है, और टीएमसी के 5 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। राजीव बनर्जी ने 22 जनवरी को ममता सरकार के नेतृत्व वाली इस सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें ममता ने राज्य के वन मंत्री से की जिम्मेदारी सौंपी थी, और डोमजूर विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व वन मंत्री के विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, और तभी ये आसार लगने भी लगे थे। जबकि टीएमसी ने हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। बल्ली सीट से विधायक वैशाली डालमिया ने भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वैशाली डालमिया बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे जगमोहन डालमिया की बेटी हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा से टीएमसी विधायक प्रबीर घोषाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है।
हुगली के पुरशुरा में ममता की रैली में भी प्रवीर घोषाल नहीं पहुंचे थे। घोषाल पिछले कई दिनों से टीएमसी के कामकाज करने के तरीकों पर सवाल खड़े करते रहे थे और बागी तेवर अख्तियार किए हुए थे। तो वहीं हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती और एक्टर रुद्रनील घोष भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये तमाम लोग दिल्ली पहुंचे और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। अमित सिंह हमारे सहयोगी जो हावड़ा में मौजूद हैं, बड़ी रैली होने वाली है। अमित, इससे पहले भी आप लगातार यहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे और अमित शाह के इससे पहले की रैली को, दौरे को टीएमसी के ऊपर एक बड़ी पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक माना गया। इस तरह की भगदड़ की आखिर वजह क्या टीएमसी में? क्या कहते हैं नेता, क्या जवाब देते हैं? जी हाँ प्रशांत, जो मैं आपको बताऊं कि जो 2 दिनों का कार्यक्रम था अमित शाह का, और इसी कार्यक्रम में जितने भी नेता, जो बागी नेता टीएमसी के, जो पहुंचकर दिल्ली में बीते कल उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया, वो इसी मंच से पहले यहां पर ज्वाइन करने वाले थे। तमाम लोगों के सामने अमित शाह की मौजूदगी में इसी मंच से वो ज्वाइन करने वाले थे। तो वहीं टीएमसी की तरफ से रिएक्शन आ रहा था कि इनके जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने पहले भी देखा है, चाहे वो बिहार चुनाव हो, जो तमाम दूसरे राज्यों के चुनाव हो, जब कोई नेता, जब कोई पूर्व मंत्री, जब कोई विधायक अपने इलाके को छोड़कर, अपने पार्टी को छोड़कर कोई दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते तो जाहिर तौर पे उस पार्टी पर प्रभाव पड़ता है। चुनावों में लोकल प्रभाव पड़ता है, जिस क्षेत्र का वो है उस क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। तो भले ही टीएमसी अभी कहे कि जो बागी विधायक जो बीजेपी को ज्वाइन किए हैं उनसे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये बोलना सही नहीं होगा। लेकिन इसी तरीके से पार्टियां कहती है, लेकिन हमने बिहार चुनाव में और दूसरे राज्यों के चुनाव में इस तरीके से देखा। मैं एक बार दोबारा आपको यहाँ पर ग्राउंड की एक बार तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट रंजन से कहूंगा कि एक बार पैन करके इस पूरे ग्राउंड की तस्वीरें दिखाए। ग्राउंड काफी बड़ा है और जो बीजेपी के लोकल नेता हैं उनका यहाँ पर साफ साफ ये कहना है कि ये जो ग्राउंड है ये पूरी तरीके से, जब स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंचेंगी तो ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। और इसके बाहर जो सड़क है, इस ग्राउंड के बाहर, उस सड़क पर भी लोग स्मृति ईरानी और बीजेपी नेताओं को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये ऐतिहासिक रैली होने वाली है। 10:10 में स्मृति ईरानी यहाँ पर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद बाई रोड वो एयरपोर्ट से सीधे ही इस ग्राउंड तक पहुंचेंगे। प्रशांत, बिल्कुल, लेकिन चाहे दलीलें टीएमसी की ओर से कुछ भी दी जाए, इतने बड़े और कद्दावर नेता एक के बाद एक अगर पार्टी छोड़ते हैं तो संदेश जनता तक तो जाता ही है। और ऐसे में जबकि अब चुनाव बेहद करीब हैं, जनता तक संदेश पहुंचाना ही मकसद होता है। और बीजेपी ने कल एक बार फिर संदेश दिया है कि किस तरह से टीएमसी से कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने वाले टीएमसी के सभी नेता कल ही बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ दिल्ली पहुंचे थे और तभी से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। इसके बाद इन सभी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बाकायदा औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल भी हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इन सभी नेताओं को फूलमाला पहनाया और पार्टी में उनका स्वागत किया। नीरज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, बीजेपी जिस तरह की तैयारी कर रही है, सबसे पहले कोशिश यही कि जो सबसे बड़ा उनका राजनीतिक दुश्मन है उसे कमजोर किया जाए, और उसमें तो वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली में क्या तैयारी? अगर कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि अब पार्टी में शामिल करवाने के सिलसिले को रोका जाएगा और अब नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी, क्या रणनीति है दरअसल बीजेपी की दिल्ली में जो बैठकर बनाई जाती है? प्रशांत, बीजेपी की रणनीति है कि टीएमसी के जितने नेताओं को ऐसे वक्त में जबकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है उससे पहले शामिल कराया जाए। अभी तक कुल 6 विधायक ऐसे हैं हाल के वक्त में जो टीएमसी का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। अरिंदम भट्टाचार्य आपको याद होगा, मिहिर गोस्वामी शामिल हुए थे, शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए थे और कल 3 विधायक जिसमें राजीव बनर्जी, इनमें 2 तो ऐसे हैं प्रशांत, चाहे शुभेंदु अधिकारी की बात करें या राजीव बनर्जी की बात करें, दोनों सरकार में मंत्री थे और दोनों का एक प्रभाव क्षेत्र है। राजीव बनर्जी का प्रभाव क्षेत्र हावड़ा में है और शुभेंदु अधिकारी का मिदनापुर इलाके में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब ये रणनीति ये है कि बंगाल की जमीन पे आक्रामक हुआ जाए और इसीलिए आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में तमाम कल 5 टीएमसी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में। और आने वाले दिनों में कोशिश है कि जितनी जल्दी अब आने वाले वक्त में चुनाव की घोषणा होगी, बीजेपी चाहती है कि जमीन पर रणनीति को मजबूत किया जाए, आक्रामक रवैया अपनाया है और इसीलिए स्मृति ईरानी को भी चुनाव मैदान में उतार रहे हैं ताकि
अब जो वक्त बचा है उसमें जमीन पे लोगों को संदेश देने की कोशिश की जाए और बिल्कुल TMC के नीरज, खिलाफ तो ये अब ऐसा फ्रंट माहौल फुट पर बनाया जाए आकर ताकि आने पॉलिटिक्स वाले करने की कोशिश बीजेपी की है। स्मृति ईरानी की रैली तो होने ही वाली है हावड़ा में, अमित हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, लेकिन एक के बाद एक झटका बीजेपी की ओर से टीएमसी को दिया जा रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। टीएमसी के 4 विधायकों के इस तरह से नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐलान किया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए अपनी बात लिखी। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्व टीएमसी नेता राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रबीर घोषाल, रथिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मुझे विश्वास है कि इनके बीजेपी में शामिल होने से सोनार बांग्ला की बीजेपी की लड़ाई और मजबूत होने वाली है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जताई है और दावा किया है कि अब इस नई टीम के साथ पश्चिम बंगाल का विकास वो जरूर करेंगे। कैलाश जी, ये बताइए, जिस तरह से एक के बाद एक लोग छोड़े जा रहे हैं, आज आप 3-4 लोगों को लेके आए हैं और भी 2-3 लोग रास्ते में हैं, किस तरह से देखते हैं इसको पूरे मामले को? नहीं, अब हम रोकेंगे ज्वाइनिंग को और अब हमारा सिर्फ टारगेट होगा कि ममता जी की सरकार को किसी भी हालत में सरकार हमारी बनाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और ममता जी की अराजकता को रोकना, ममता जी के भ्रष्टाचार को जनता के बीच में एक्सपोज करना। और हम जनता के बीच में जाएंगे और जो हमारी टीम अभी नहीं बनी है, इस टीम के माध्यम से नए उत्साह के साथ हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा प्रदेश बनेगा ये जो देश का अग्रणी प्रदेश होगा। प्रबीर जी की बात करें या फिर राजीव बनर्जी की बात करें, दोनों बड़े करीबी रहे हैं और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट अपने राइट्स में रहे, वो कितना बड़ा डेंट होगा टीएमसी के लिए? देखिए, टीएमसी में अब कोई बचा नहीं है वहाँ पर कोई। मुझे लगता है कि जो टीएमसी को संभाल सके ममता जी हैं और उनके भतीजे हैं। 1.5 नेताओं की पार्टी बची है अभी। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े प्रदेश को संभालने लायक ये पार्टी है और जनता का विश्वास भी खो चुके हैं। और आने वाले दिनों में किस तरह का और हम देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार लोग समर्थन ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये मूल रूप से तृणमूल के ही लोग हैं, ऐसा नहीं कि किसी और पार्टी से इधर उधर गए, तृणमूल के लोग हैं, बड़े करीबी लोग हैं। किस तरह से देखते हैं कि लगता है कि कहीं ना कहीं जो सैफरन फ्लैग, सैफरन सर्च देखने मिल रही है बंगाल में? नहीं, मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है पश्चिम बंगाल में। कैलाश विजयवर्गीय का दावा कि बीजेपी का ही नेता शपथ लेने वाला है मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद में। अमित हमारे सहयोगी जो हावड़ा में इस वक्त मौजूद हैं, अमित, स्मृति ईरानी की रैली होने वाली है, हालांकि वर्चुअल रैली को अमित शाह भी संबोधित करने वाले हैं, उनका दौरा रद्द हालांकि हो गया था, लेकिन स्मृति ईरानी के इस दौरे को बीजेपी कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं, उनकी मौजूदगी के क्या मायने निकाल रहे हैं वो? जी हाँ प्रशांत, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी जो है लगातार वो पश्चिम बंगाल में मजबूत हो रही है और मजबूत ऐसे हो रही है कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, जिनका इलाकों में अपना अपना प्रभाव है, वो नेता जो है वो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और इस वजह से बीजेपी जो है अपने इलाके में और जो जितने भी इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, उसमें लगातार वो मजबूत हो रही है। जिस तरीके से प्रबीर घोषाल और लगातार जिस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया अभी बीते कल, प्रबीर घोषाल के ज्वाइन करने से हुगली क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभाव रखते हैं प्रबीर घोषाल, तो जाहिर तौर पे इस तरीके से बीजेपी मजबूत हो रही है। स्मृति ईरानी की रैली है और उसको लेकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं वो काफी ज्यादा उत्सुक हैं। सीधे हम उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार यहाँ पर इस ग्राउंड में पहुँचना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि दोपहर 2 बजे यहाँ पर पहुँचेंगी स्मृति ईरानी, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिया। सीधे हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। ये बताइए, स्मृति ईरानी के कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं? यस, और भी हमारा नेता है, केंद्रीय नेतृत्व है, आएगा। नहीं आएगा तो किस तरीके से इसको देखते हैं आप? पहले अमित शाह इस रैली को संबोधित करने वाला था, लेकिन हालांकि अब वर्चुअली ज्वाइन करेंगे इस रैली को। स्मृति ईरानी की रैली को कैसे देखते हैं? हम अच्छे से ही देखते हैं। हमारा के लिए कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों पे इस रैली का? बहुत प्रभाव पड़ेगा। किस तरीके से आप लोग देखते हैं? आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से देखते हैं? हम लोग देखते हैं ऐसा है, जो चीज़ है हम लोग अभी पावर में आएंगे, इसलिए हम लोग पावर में आएंगे। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं? हम तो अच्छी तरीके से देखते हैं, हम लोग का टीम और स्ट्रांग होगा। ठीक है, टीम स्ट्रांग होगा, कार्यकर्ताओं का ये कहना है। और टीम स्ट्रांग कैसे हो रहा है बीजेपी का? जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो लगातार बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रशांत, बहुत अहम बात भी है। नीरज, क्या नई ताजा जानकारी आपके पास?
देखिए, नई जानकारी ये है कि बीजेपी का मकसद ये है कि आने वाले चुनाव में लगातार इस तरह की कोशिशों के बाद ज़मीन पर आक्रामकता के अलावा अपनी रणनीति को मजबूत किया जाए, क्योंकि चुनाव में अब वक्त कम बचा हुआ है। इसलिए अगर जनता तक पहुंचना है, जिस तरह से अब से थोड़ी देर पहले कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि इस बार मुख्यमंत्री जो होगा भारतीय जनता पार्टी से होगा, तो बीजेपी की कोशिश ये है कि तमाम टीएमसी के ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल करा के जिनका एक स्थानीय प्रभाव है और बंगाल की सियासत में एक संदेश देकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है प्रशांत, और यही कोशिश है बीजेपी की कि वहां आक्रामकता के अलावा रणनीति को मजबूत किया जाए और टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के मतदाताओं में ये संदेश दिया जाए कि टीएमसी कमज़ोर हो रही है। हालांकि टीएमसी का बार बार ये कहना है कि इस तरह जो भी नेता छोड़ के जा रहे पार्टी, उसका चुनाव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब फ्रंट फुट पर है बीजेपी, खासतौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही, और स्मृति ईरानी के दौरे को भी इसी कड़ी में जोड़कर देखा सकता है कि ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए अब अपने महिला नेतृत्व को भी सामने लाया जा रहा है, ताकि महिला मतदाताओं में भी पैठ और ज्यादा मजबूत की जा सके। लेकिन जो आखिर पार्टी छोड़ रहे हैं वो किस उम्मीद से बीजेपी में भी जा रहे हैं? टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने भी काफी खुशी जाहिर की है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। उन्होंने कहा है कि अब तक जो काम हुआ उससे और बेहतर करने की गुंजाइश है, और बीजेपी की जीत का दावा एक बार फिर उन्होंने किया। बड़े करीबी रहे ममता बनर्जी के, किस तरह से देखते हैं? देखते हैं, अभी बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए बहुत तरक्की हुई है, लेकिन कुछ और बाकी है। कुछ ही सपना और भी सफल करना है। बंगाल को स्पेशल पैकेज देके एक उन्नयन का लहर लेके आना है। 9 युवो बेकार युवों को कर्म संस्थान देना है, और रोटी कपड़ा और मकान और सर्विक उन्नयन के साथ में काम करना। इस बार कमल खिलेगा क्या बंगाल में? आशा है, उम्मीद तो है। अगर आदमी हम लोगों के ऊपर भरोसा करता है, आज तक जिंदगी में इतना मेहनत करके काम किए, मनुष्यों के लिए काम किए, और ये मैं समझता हूँ कि ठीक तरह से अगर आदमी को हम लोग बोल पाएंगे कि तरक्की हम लोगों का मेन चीज़ है, मेन एजेंडा है, मुद्दा है, तो हम तो सफल होंगे ही। आप बड़े इमोशनल थे जब आपने टीएमसी से रिजाइन किया ममता बनर्जी को। एक बात सुन लीजिए, क्या आप बताइए, क्या ऐसा कारण है कि सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं टीएमसी को? कुछ तो दुख है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, शक नहीं, लेकिन अभी छोड़िए, वो बात अलग है। मैं आज इस सब बात और करना नहीं चाहता। अमित शाह से मिलकर डायरेक्शन मिला है? जरूर कुछ तो उन्होंने कुछ बोला है जो आप लोगों को कह ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो करेंगे, करके दिखाएंगे। जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो पूरी तरह से उम्मीद जता रहे हैं कि अब बीजेपी ही सत्ता में लौटने वाली है। लेकिन आज की तस्वीर हावड़ा में उत्साहित हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। अमित, जिन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, दरअसल यहां अमित शाह को पहुंचना था, लेकिन वर्चुअल रैली करेंगे, लेकिन स्मृति ईरानी की अब इसमें मौजूदगी रहेगी। क्यों आखिर स्मृति ईरानी की मौजूदगी से उत्साहित हैं वो कार्यकर्ता, और क्या महिला मतदाताओं तक सीधा संदेश देना कि अगर कांग्रेस का भविष्य कहे जाने वाले राहुल गांधी को वो हरा सकती हैं अमेठी में, तो वो कुछ भी कर सकती हैं? और इसी उम्मीद से क्या पश्चिम बंगाल का उनका ये दौरा देखा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि पहले अमित शाह इस रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब वो वर्चुअली इस रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कि कई कार्यकर्ता यहाँ पर है। सीधे हम उन कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लेते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए, स्मृति ईरानी की रैली को आप लोग कैसे देखते हैं? एक महिला जो है, एक फाइटिंग महिला जिसने राहुल गांधी को अमेठी में हराया, उसके बाद यहाँ पहुँच रही है, किस तरीके से देखते हैं? ये रैली में उनको आने के लिए हम लोग बहुत ही उत्साहित है। हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा का हम लोग कार्यकर्ता है। स्मृति ईरानी जी आज इस जगह पर जो पहुंची है, बहुत ही संघर्ष करके इस जगह पर पहुंची है। जो अमेठी में हारने का, ममता बनर्जी भी बहुत संघर्ष करके लेफ्ट के खिलाफ फाइट करके, हाँ, ममता बनर्जी संघर्ष करके पहुंची हुई थी, बाकी अब वो ममता बनर्जी नहीं रह गई है। परिवर्तन उनका ऐसा परिवर्तन हुआ कि अभी वो उनका खाली मुँह अभी अपना अभिषेक बनर्जी के ऊपर है। आप किस तरीके से देखते हैं? आप लोग किस तरीके से देखते हो? हम लोग अपने नज़रिए के हिसाब से देखते हैं कि ममता बनर्जी जो भी कर रही है वो अभी अच्छा नहीं कर रही है। जिस हिसाब से अभी स्मृति ईरानी जो यहाँ पहुँच रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? हम लोग को उत्साहित है कि स्मृति ईरानी को यहाँ पर बुलाने के लिए हम लोग उत्साहित हैं। जो आएंगे यहाँ पर 2 शब्द बोलेंगे। 12 बजे वो आने वाली थी अब, लेकिन आप 10 बजे से यहाँ पहुँच गए। नहीं, हम लोग को यहाँ आने का ये उत्साहित है कि यहाँ पर आकर थोड़ा हम लोग का जो जरिया है, जो माहौल है, उसको उत्साहित किया जाए। उत्साहित किया। तो ये सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्मृति ईरानी की इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? अच्छा से देखते हैं सर। कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। सारा बंगाल में प्रभाव पड़ता है, इधर में प्रभाव पड़ेगा।
तो यहाँ पर जितने भी अभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सभी जो हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, जिनसे जो अधिकतर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सभी स्मृति ईरानी की इस दौरे इस रैली को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। बिल्कुल, और ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि स्मृति ईरानी का दौरा है, उसी मंच पर अमित शाह भी वर्चुअल रैली करते नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी खुशी जाहिर की है, देश भर के अच्छे नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का और दावा किया है। केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, यह देश के लगभग हर प्रदेश में जो राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं वो सब बीजेपी में आ रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका स्वागत भी है और आना भी चाहिए। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़ी लड़ाई 2017 में लड़ी थी, बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भी हमारी पार्टी में आए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी अलग धारा चला रहे हों। जो भाजपा की धारा है उस धारा के अनुसार पार्टी में शामिल होने के बाद विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, वो सब लोग बीजेपी की रीति और नीति और संकल्प पत्र के अनुसार काम करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज बीजेपी की एक बड़ी रैली होगी, जिसे गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअल तरीके से संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंच से रैली को संबोधित करेंगी। ये रैली दोपहर 12 बजे होगी। पहले अमित शाह को 29 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जाना था, लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाका होने की वजह से उनका यह दौरा रद्द हो गया था। लेकिन अब वर्चुअल रैली वो करेंगे और स्मृति ईरानी भी मंच से लोगों को संबोधित करेंगी। मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर इलाके में और यहीं पर स्मृति ईरानी की आज रैली है। गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअली यहीं से रैली करेंगे। मैं आपको यहां पर सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, वो इसी ग्राउंड पर रैली होने वाली है। दोपहर 12 बजे यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचने वाली हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी इस मैदान में कर ली गई है। हर तरफ आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, अमित शाह गृह मंत्री के पोस्टर्स लगे हैं, दिलीप घोष जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके पोस्टर्स लगे हैं। पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। गेरुआमय यहां पर पूरा ये मैदान हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई लोग भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं जो कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दूसरी तरफ मैं आपको स्टेज दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो स्टेज है पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर इस स्टेज पर जो स्टेट बीजेपी के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्चुअली यहाँ पर तैयार किया गया है। अमित शाह इस रैली में वर्चुअली जुड़ेंगे। पहले इसी ग्राउंड से अमित शाह आज दोपहर 12 बजे यहाँ पर रैली करने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद जो लगातार वहाँ पर अपडेट्स आ रहे थे उसकी वजह से अमित शाह जिन्हें अपने पश्चिम बंगाल दौरा तो रद्द कर दिया था, लेकिन वो वर्चुअली इस रैली से यहाँ पर जुड़ेंगे। जी, लेकिन आज ये जो रैली हो रही है ये बेहद अहम मानी जा रही है बीजेपी की ओर से। अमित हमारे सहयोगी जो हावड़ा में मौजूद हैं, अमित, जो लोग अभी से पहुंचे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, आखिर क्यों वो मान रहे हैं कि बड़ी तादाद में टीएमसी छोड़कर लोग बीजेपी में जा रहे हैं इस वक्त? क्या इनकी उम्मीदें दिखाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, मैं यहाँ पर लोगों से ही बातचीत कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि आखिरकार क्यों इतने बड़े तादाद में, ये बताइए, इतने बड़े तादाद में टीएमसी के जो नेता हैं वो बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को हम देख रहे हैं, विधायकों को देख रहे हैं। अबीर घोषाल हुगली के कद्दावर नेता है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया कल अमित शाह की मौजूदगी में, और भी विधायक ज्वाइन किए। किस तरीके से आप, राजीव जो कि फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, क्यों टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करें? क्या लग रहा है आपको? टीएमसी पार्टी में कुछ बचा नहीं है। कट मनी, हर जगह पे करप्शन, और मतलब आप करप्शन को इस लेवल पे लेके गए हैं टीएमसी, जिसमें घर घर में कुछ भी आप करो, कुछ भी फैसिलिटी गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है आम जनता के लिए, वो करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि क्यों टीएमसी के जो कद्दावर नेता है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, जो अच्छा आदमी है ना वो टीएमसी में रहना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो अच्छा, ये हम जानते हैं क्या, एक बच्चा आलू रहेंगे तो ना सब बच जाएगा। इसलिए जितना अच्छा आदमी है सो हमारा बीजेपी में ही आ रहा है, क्योंकि उधर रहने का कुछ फायदा नहीं है। सभी तो करप्शन और उसका करप्शन एक बड़ा मुद्दा। क्यों टीएमसी के जो कद्दावर नेता बीजेपी ज्वाइन करें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो ईमानदार नेता है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस में, इसलिए बीजेपी में जाना चाहते हैं, कुछ यहाँ जनता का सेवा करने के लिए। जो हमको केबल टेलीविजन का कानून लगता था, न उनको प्रेस काउंसिल के बंधन में वो आते थे, न सेंसर बोर्ड के बंधन में आते थे।
तो अब एक सुचारू व्यवस्था जल्दी घोषित होगी कि उनका संचालन कैसे हो, इसके बारे में भी गाइडलाइंस आएगी। सर एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि किसानों के लिए सारे दरवाजे खुले हुए, एक फोन कॉल और सरकार के बीच की दूरी है, बावजूद इसके अभी भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सत्र के दौरान ही बातचीत दोबारा प्रारंभ हो जाएगी? अभी मुझे हमेशा शांतिपूर्ण समझौते का विश्वास रहता है और प्रधानमंत्री जी ने कल जो घोषणा की है वो बेहद अहम है, इतना ही आज मैं कहूँगा। यस, अब चाय पियो। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर अपनी बात रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने एक बार फिर जिक्र किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने कल ऐलान कर दिया था कि किसानों से बातचीत के लिए हमेशा से सरकार तैयार है, बस एक कॉल की दूरी पर। लेकिन इस वक्त एक बेहद अहम खबर, दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास हुए बम धमाके से जुड़ी यह खबर, जहां जांच के दौरान कोल्ड ड्रिंक की एक कैन मिली है। यह कैन जांच में शामिल एनएसजी की टीम ने बरामद भी कर ली है। मनोज कुमार की खबर है कि दूतावास के बाहर मिली कैन से अहम जानकारी मिल सकती है। अब जांच एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल में जुट गई है कि धमाके में इस कैन का तो इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, और इस मामले में फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आज मिल सकती है। यह पता चल सकता है कि आखिर किस तरह से इस कोल्ड ड्रिंक की कैन का इस्तेमाल किया गया। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, जिस तरह से पहले एक दुपट्टा मिला, एक लिफाफा मिला, बहुत सी कुछ और चीजें मिली, लेकिन अब ये कोल्ड ड्रिंक की कैन क्या इशारा कर रही है? क्या अब तक समझ पाई ये एजेंसी? जी देखिए प्रशांत, ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली है ये दरअसल थम्सअप की बोतल है, और कल ही न्यूज़ 18 ने बताया था कि मौका वारदात से एक थम्सअप, एक एनर्जी ड्रिंक की जो है बोतल मिली है, और जिसके पूरी तरह से चीथड़े उड़े हुए थे। एजेंसीज को शक है कि कहीं इसके जरिए ही तो ये जो बम है वो असेंबल नहीं किया गया था और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ। कल ये मौका वारदात एक बार फिर से हमारे जो कैमरा पर्सन है निजाम को दिखाएंगे। कल ये जो क्राइम स्पॉट है फुटपाथ पर बिल्कुल जिंदल हाउस के पास, वहां पर करीबन 2 घंटे तक एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और लगातार उसने पूरा जो क्राइम सीन है उसे विजिट किया था। एनएसजी, एनआईए, स्पेशल सेल और तमाम फोरेंसिक एजेंसियां जो हैं वो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल की फोरेंसिक जांच कर रही हैं और उनके तमाम सैंपल जो हैं वो दिए गए हैं। कोशिश ये है कि सोमवार तक तमाम जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो स्पेशल सेल को मिल सकती है, जो स्पेशल सेल ने जो जानकारी दी है, ताकि ये पता लगाया जाए प्रशांत की ये जो बम था ये कितनी तीव्रता का बम था, किस तरह का बम था। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि ये लो इंटेंसिटी का बम था, किस तरह का मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद एक ठोस नतीजे पर जो है जांच एजेंसियां पहुंचेंगी कि किस अगर कोई ये बड़ा एक्सप्लोजिव होगा विस्फोटक तो उससे मॉड्यूल पता चलेगा कि किन संगठनों के इस तरह का पैटर्न रहा है, आईएस का, अलकायदा का, इंडियन मुजाहिदीन का, या अगर ये कोई टेरर ब्लास्ट है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि ये कोई आतंकी धमाका था या शरारती तत्वों की साजिश। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी दोनों एंगल पे जांच चल रही है और रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएंगी उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। स्पेशल सेल ये भी दावा कर रही है कि मौका वारदात के आसपास से 2 अहम क्लू मिले हैं, वो सीसीटीवी के फुटेज के क्लू हैं, जिसको लेकर आगे जो जांच है वो बढ़ाई जा रही है और उससे पूछताछ के जरिए भी जानकारी मिल सकेगी। भले ही भारतीय एजेंसियां लगातार हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इजराइल ये कह चुका है कि आतंकियों की यह हरकत हो सकती है। बिल्कुल। और दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास हुए बम धमाके के मामले में एजेंसियों ने अपनी जांच अब और ज्यादा तेज कर दी है। जांच एजेंसियां अब धमाके को अंजाम देने वालों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि आईपीडीआर का भी सहारा ले रही है। इसके जरिए पता लगाया जा रहा है कि बम धमाके वाली जगह पर कितने लोगों का इंटरनेट चालू था। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि भारत से ईरान कितने लोगों ने बातचीत की या फिर ईरान से किन लोगों के पास कॉल आई है, इसकी पड़ताल भी की जा रही है और वो तमाम लोग जो इस दायरे में थे उनसे भी पूछताछ हो सकती है। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं जो इस तफ्तीश पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। आनंद, अब जबकि कॉल रिकॉर्ड देखी गई, टावर से डेटा निकाला गया, उसमें 45,000 कॉल एक्टिव पाई गई थी इस इलाके में, लेकिन आईपीडीआर अब कितना बड़ा योगदान दे सकता है इस पूरी पड़ताल में?
जी देखिए प्रशांत, आईपीडीआर इसलिए महत्वपूर्ण है स्पेशल सेल और एजेंसियों के लिए कि जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ था इजराइल एम्बेसी के पास, उसके राउंड अबाउट कितने इंटरनेट चालू थे और वो इंटरनेट में किस तरह की एक्टिविटीज थी। क्या धमाके से पहले इंटरनेट के जरिए कोई संदिग्ध मेल या कोई इस तरह का वार्तालाप किया गया या उसके बाद कोई मैसेज सर्कुलेट किया गया, उसको लेकर आईपीडीआर की मदद ले रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। और आईपीडीआर के जरिए जितने भी आसपास के इंटरनेट टावर के कनेक्शन है और इंटरनेट पर किस तरह की एक्टिविटीज हुई है वो पता लगाया जाएगा। क्योंकि अगर आप पिछले सालों में जाएं तो जब भी कोई ब्लास्ट हुआ उसके पहले कई आतंकी संगठनों ने बाकायदा मेल करके जिम्मेदारी ली है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी वीआईपी इलाका है और उस दौरान अगर कोई ब्लास्ट होता है ब्रीटिंग रिट्रीट के दौरान, तो क्या कोई इंटरनेट से इस तरह का संदिग्ध मेल या कोई मैसेज या कन्वर्सेशन कहीं इंडिया के बाहर तो नहीं हुआ है। यही वजह है कि स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियां ईरान किन किन लोगों ने पर्टिकुलर ब्रीटिंग रिट्रीट के दिन या उसके पहले फोन कॉल किए थे या और जो लोग भी आनंद इस शक के दायरे में आएंगे उनसे भी पूछताछ हो सकती है कि क्या इंटरनेट कॉल के जरिए भी कोई संपर्क तो नहीं साधा गया ईरान और दिल्ली में इस इलाके के आसपास मौजूद लोगों के बीच। क्योंकि दिल्ली में हुए धमाके की जांच के लिए अब देश की सबसे बड़ी एजेंसियों के साथ साथ इजराइल की एजेंसी मोसाद भी शामिल हो चुकी है। और हम आपको दिखाते हैं उस जगह की ये 3 तस्वीरें। एनएसजी जांच में जुटी हुई है, स्पेशल सेल जांच में जुटी हुई है और मोसाद इजराइल की ये सबसे प्रमुख एजेंसी भी अब इस जांच में जुटी हुई है। और एनएसजी की टीम इस पूरे इलाके की पड़ताल कर रही है, धमाके से जुड़े हुए सबूत इकट्ठे कर रही है, जबकि स्पेशल सेल टीम भी यहां पर मौजूद है धमाके की जांच के लिए। इजराइल दूतावास पर भी पहुंची है और इजराइल की एजेंसी मोसाद, जो वहां की दुनिया की फेमस खुफिया एजेंसी है, उसके कुछ अधिकारी भी इस इलाके में नजर आ रहे हैं, खुद जांच पड़ताल में शामिल हैं। और इजराइल ने यह पहले ही कह दिया है कि भारतीय जांच एजेंसियों को इजराइल की एजेंसी से पूरा सहयोग भी दिया जाएगा। आनंद, मोसाद वो एजेंसी जिसका लोहा दुनिया मानती है और इसके लिए भी वो जाने जाते हैं कि चाहे वक्त कितना भी लग जाए अपने दुश्मन को वो बख्शते नहीं है। कई उदाहरण उन्होंने दिए। क्या अब उनके इन्वॉल्वमेंट इसमें इस ओर इशारा करती है कि अंजाम तक जरूर पहुंचा जाएगा? जी देखिए बिल्कुल प्रशांत, इजराइल की खुफिया एजेंसी पूरे विश्व की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी मानी जाती है मोसाद। और पूरी सरकार कहीं ना कहीं उस पर आंख मूंदकर विश्वास करती है कि वो एजेंसी जो है वो हर नतीजे पर पहुंच सकती है कोई भी अगर वारदात होती है तो। इसलिए जहां पर इजराइल एम्बेसी है वहां पर उनकी खुद की काफी सिक्योरिटी रहती है। कल एक विटनेस थे जिन्होंने बताया था कि जब ये ब्लास्ट हुआ था तो वो अपने घर के बेडरूम में थे और किस तरह से उनके घर की जो सीलिंग थी वो तक हिल गई थी। उन्होंने ये भी दावा करा हस्बैंड वाइफ ने कि इतना तेज ये धमाका था कि तमाम लोग अपनी छत पर आ गए। और उनका ये भी दावा था कि इजराइल एम्बेसी की अपनी खुद की काफी सिक्योरिटी रहती है। उनके कई जो यहाँ पर लोग हैं वो लगातार पूरे आसपास के इलाके को विजिट करते हैं राउंड अबाउट। और इसीलिए भी अब ये एजेंसी खुद अपने स्तर पर सक्रिय हो चुकी है और उनके अधिकारी ग्राउंड जीरो पर देखे गए हैं। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी अब शुरू हो चुका है और हम सबको फिर एक बार मिलकर के इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। नेटवर्क 18 लाया है टीवी पर पहली बार एक अनोखा शो यंग जीनियस। आज दोपहर 12 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए बंगाल का 10 साल का वंडर किड। मेरा नाम अनुब्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। ये है यंग जीनियस जो अब बना चुका है 9 शानदार ऐप। ये है यंग जीनियस जिसका बनाया चैट ऐप मीट धूम मचा रहा है। ये है यंग जीनियस जिसका गुरु कोई दूसरा नहीं वो खुद है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगाल के वंडर किड अनुब्रत के साथ। I do think that he has great prospects
but I would tell him focus on apps which will go viral. जो है बंगाल के छोटे से शहर अलीपुरद्वार से, जो लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर जीनियस बना। अब आप हर्षा भोगले को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो। सर, यू आर माय इंस्पिरेशन। अभी आइए, मैं आपके सामने बैठता हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर, हर्षा भोगले? सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, चला गया। क्यों? Are you happy? Yes, sir. Actually, I can't control myself. जिसने ऑनलाइन क्लास में कोडिंग की मास्टरी की, जिसने लीजेंडरी रनर्स, पिंच हिटर बैट्समैन और लूडो शिप जैसे गेमिंग ऐप बनाकर दुनिया को दंग कर दिया। आ रहा है ये यंग जीनियस न्यूज़ 18 इंडिया।